हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह हमारी 10 बजे की जो क्लास है वो कंटिन्यू लैंग्वेज की चल रही है, जिसमें हम हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों ही लैंग्वेज को एक साथ देख रहे हैं। जो लोग चैनल पे न्यू है उन्हें मैं बता दूं, अगर आप अलग से, क्योंकि कभी कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश की क्लास अलग से लीजिए या संस्कृत की, तो बेसिक्स तो ठीक है, वो एक बार फिर से स्टार्ट होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आपके प्रैक्टिस के लिए अलग से भी क्लासेस अवेलेबल हैं। सभी संस्कृत प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट बनी है और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट्स की प्लेलिस्ट बनी है, तो यानी हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स की प्लेलिस्ट भी बनी है और ग्रामर की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पे आपको मिल जाए मे बी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम हमारा आज का सेशन देखेंगे। पहले हम हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन, उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ही वेंट अवे ही स्माइल्ड। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको इनको ज्वाइन करना है। कैसे आप करेंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए आप बेसिकली जब वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं, नॉर्मल वे में आप 3 फॉर्म पढ़ लेते हैं, लेकिन होते और भी हैं, है ना। तो उसमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो कि बेसिकली हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, ING जिसमें लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। तो यहाँ पे मेन उस यूज़ का, जो उसका कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो आपको थोड़ा सा मैंने हिंट कर दिया है। तो यहाँ पे हम ही वेंट अवे स्माइलिंग बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आपने ये गेस किया है तो। स्माइलिंग ही वेंट अवे भी ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि आपके ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। ही वेंट अवे स्माइली यानी वो हंसते हुए वो चला गया, ऐसा करके स्माइलिंग ही वेंट अवे ये भी ग्रामेटिकली सही है, आपको बुक्स में मिल सकता है। ठीक है। इट इज़ अ वेरी फाइन पिक्चर, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। इसको आपको चेंज करना है किसमें? एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं, विस्मयबोधक वाक्य होते हैं, उनमें बदलना है। इट इज़ अ वेरी फाइन पेंटिंग, मान लीजिए ये पेंटिंग है, इसकी बात हो रही है। ठीक है। व्हाट अ फाइन पिक्चर, पिक्चर नॉट पेंटिंग, सॉरी। व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज़, वाह व्हाट अ पिक्चर। नन ऑफ दिस मतलब कोई नहीं। कल अभी मैंने आपको पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव चेंज करना बताया था, है ना। आज हम लोग असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि इट इज़ लगा है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इंडिकेट किया जा रहा है कि ये जो है ये बहुत अच्छी पिक्चर है। तो व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज़, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी सेंटेंसेस में यही दर्शाया गया है कि हाँ, बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कितना अच्छा पिक्चर है, सब कुछ सही है, लेकिन पर्टिकुलर इसी सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो हम इट इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट आउट किया जा रहा है तो हमें पॉइंट आउट करना है। हाउ नाइस, ये देखिए आपका ऑलरेडी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आश्चर्य वाला। हाउ नाइस, कितना सुंदर, है ना, कितना अच्छा। अब इसको आपको असर्टिव में चेंज करना है। इट इज़ वेरी नाइस, हाउ इट कैन बी सो नाइस, विल, वुड। मतलब कि 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो आपके मतलब अच्छे से पता है कि होंगे ही नहीं, सब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हाउ नाइस, तो इट इज़ वेरी नाइस। सिंपल में ये बहुत अच्छा है, बहुत। और उसको हम अगर थोड़ा आश्चर्य होकर बोलेंगे तो कहेंगे कितना अच्छा है ना, ऐसे ही बोलेंगे, बात वही हुई। सिंगुलर ऑफ टीथ, टीथ मीन्स क्या होते हैं? दांत होते हैं। इसका सिंगुलर एक वचन क्या होगा? टीथ्स, टूथ, टीथ यानी कि टीथ का टीथ ही हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए टीथ जो होता है, टीथ एक प्लूरल वर्ड है। टीथ का मतलब आपके दांत होते हैं, तो सारे दांत या फिर कई सारे दांत हो सकते हैं। इसका से एक वचन होगा टूथ, टूथ मतलब एक दांत। इसी तरह से आपका फुट और फीट बनता है, फुट और इसका बन जाता है फीट। ठीक है, सेम प्रोसेस यूज होती है। डबल ओ का बन जाता है डबल ई। ब्लैंक यू विजिटेड एग्जाम डोज चैनल, विल आर हैव वुड। फटाफट से बताइए क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर इस सेंटेंस के लिए। आप लोगों ने देखा एग्जाम डोज चैनल, उस पर क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक बार। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ और है, हम इसे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि विजिटर तो सेकंड फॉर्म में भी विजिटर ही होता है, लेकिन हमें अच्छे से पता है, हमने टेंस पढ़ा है, हमने टेंस की थ्योरी पढ़ी है, हमें पता है
कि क्योंकि एक जो आपका जो कुछ भी हम यहाँ पे लगाएंगे ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव पास्ट टेंस में जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। डिड लगाएंगे लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, है ना। तो ये नहीं हो सकता, ये थर्ड फॉर्म ही, और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं। हैव यू विजिटेड एग्जाम्पल्स चैनल? क्या आपने एग्जाम्पल्स चैनल देखा? दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखिएगा? ठीक है, दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी, उन्होंने कहा कि ईश्वर हम सबको प्रसन्न रखे। दे सेड दैट गॉड माइट मेक अस हैप्पी, दे विश्ड दैट गॉड माइट मेक अस हैप्पी, दे ब्लेस्ड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी, और दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। हियर फुल स्टॉप होना चाहिए, कॉमा नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, स्टैपिंग मिस्टेक। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा। तो ये तो आपको पता है, दे सेड है। अब वो भगवान जब मैं लगा देते हैं, ईश्वर करे ऐसा हो जाए, ईश्वर करे ऐसा हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, कहीं ना कहीं क्या चीज़ है, काश आएगा तो खैर विश आ जाएगी, हे भगवान ऐसा हो जाए, क्या ये प्रेयर है, प्रार्थना है ना। तो प्रेयर वाला आना चाहिए। दूसरी बात है, मे जो है वो हमेशा माइट में चेंज होता है, जो हमने रूल्स में पढ़ा है थ्योरी में, इसकी भी थ्योरी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। अस की जगह देम क्यों हो गया? क्योंकि जो भी हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो इनके अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, तो दे के लिए देम यूज़ होता है, ही होता तो हिम हो जाता, शी होता तो हर हो जाता, इसी तरह से होता है। ओके, सिनोनिम बताना है बियर का। बियर, सफ़र, टॉलरेट, दोनों इनमें से कोई नहीं। बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है, सहना, कोई चीज़ झेलना, ये कह सकते हैं। आई कांट बियर दैट एनी मोर, ऐसा ये सेंटेंसेस हम लोग को सुनने को मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, मैं हमेशा टीवी फिल्मों का एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, हम में से मैक्सिमम 90% लोग वहाँ आसपास घरों में बेसिकली लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, मतलब रेगुलर इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। इस वजह से मैं आपको टीवी का एग्जाम्पल देती हूँ, टीवी में तो सुनने को मिल ही जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है दोनों, सफ़र, टॉलरेट, दोनों ही इसका सही आंसर हो जाता है। चूज़ करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कोई एक स्पेलिंग जो है वो सही है, बताइएगा कौन सी है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है एम्बिशियस के। तो यही दो वर्ड्स हैं जो कल के भी हमारे उसमें ऑप्शंस में थे, एम्बिशियस वाले स्पेलिंग में। एक जो चेंज हुआ है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑटोनोमस करेक्ट स्पेलिंग है। यहाँ पे क्रिसमस की स्पेलिंग करेक्ट जो है रॉन्ग है। क्रिसमस की स्पेलिंग जो है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाएंगे फेस्टिवल वगैरह के बारे में तो आपको क्रिसमस लिखाना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन वर्ड है क्रिसमस, ठीक है, छुट्टियों की नोटिस वगैरह में आपको लिखाना पड़ता है। तो क्रिसमस की सही स्पेलिंग क्या होती है? ये आर है, सॉरी, इस पर लिखते बिल्कुल नहीं बनता है। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस टी लगता है जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एंटोनिम बताना है इम्प्रिजन का। इम्प्रिजन, लिबरेट, नेग्लेक्ट, सक्सेस, डिले। अब देखिए इम्प्रिजन, प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल, कैद खाना या पिंजरा आप कह सकते हैं। इम्प्रिजन का मतलब हो जाता है जो कैद हो, बंद, कैद। तो इसका अपोजिट होगा स्वतंत्र, आज़ाद, और उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं लिबरेट। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, लिबरेट। निगलेक्ट मतलब होता है किसी को जो नज़रअंदाज कर देना। सक्सेस मतलब सफलता, डिले मतलब थोड़ा देर करना। वी शुड बी काइंड ब्लैंक द पुअर। वी शुड बी काइंड ब्लैंक द पुअर फॉर, अबाउट, टूवर्ड्स, नन ऑफ दीज। इसके बाद थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इंग्लिश में मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ताकि क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब देखिए दो होता है, एक तो हम पता है की ओर के लिए भी हम यूज़ करते हैं, की ओर, किसकी, किसी की ओर, है ना। एक के प्रति की भी यूज़ करते हैं। तो हमें जो है वो निर्धनों के प्रति क्या रहना चाहिए? उदार रहना चाहिए। तो प्रति आ रहा है ना, के प्रति, तो उसके लिए हम टूवर्ड्स यूज़ करेंगे। वर्तमान शब्द में प्रत्यय लगा है क्या? शब्द है वर्तमान, प्रत्यय क्या लगा है? फटाफट से बताइएगा। तो यहाँ पे जो है आपका सानच प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय की थ्योरी चलेगी, इसलिए परेशान नहीं होना है। भवति में कौन सी संधि है? यण, वृद्धि, अयादि, गुण।
आए, अब, आए, आओ, बीच में आए तो कौन सी संधि होती है? बिल्कुल अयादि संधि होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पे भवति के लिए। ऊपरी का विलोम पद क्या होगा? ऊंचा, उच्च, अधः, व्यापकः। सही आंसर होगा अधः, ऊपरी, ऊपर, अधः, नीचे। ठीक है। पितरों पद में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या फिर अव्ययी भाव है? तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। ग्रेटर द्वंद्व बेसिकली यहाँ पे हो रहा है पितरों, क्योंकि पितरों शब्द के अंतर्गत माता पिता दोनों आ जाते हैं। शिशुना भ्रातम र दृश्यते वाच्य भेद है क्या? ये अलग से कोई मात्रा वगैरह नहीं लगी इधर। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है। कर्तृ भाव कर्म कोई नहीं। तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है, जाहिर सी बात है, बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक ही ट्रिक है सब पहचानने की, है ना। तो उस हिसाब से ये कर्म जो है वाच्य हो जाता है। निश्चिंतता, इसमें उपसर्ग भी बताना है, प्रत्यय भी बताना है। ठीक है, और मूल शब्द तो बताना ही है। तो ऑप्शंस देख लीजिए। निधन चिंत धनता, निष्धन चिंत धनता, निधन सचिंत धनता, निधन चिंत। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, निष्धन चिंत धनता। ये सही आंसर हो जाएगा। विमुक्त, ये यहाँ पे कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? एक ही मात्रा, ये आ रहा है लास्ट में। बहुत अच्छी पहचान है। जो लोग देखकर विभक्ति वगैरह नहीं पहचान पाते हैं या नहीं याद हो पाती है, ट्रिक से पढ़ाई हुई है, संस्कृत हिंदी से लिखा होगा संस्कृत, ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ पे देखिएगा, आपको निश्चित रूप से क्लास मिलेगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थी। अगला प्रश्न, संख्या 62 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। संस्कृत में क्या कहेंगे इसको? द्विषष्टि, द्वाषष्टि, द्विषष्टि या फिर बी एंड सी दोनों? तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बेसिकली सही हो जाता है, बी एंड सी दोनों। ग्रामता, इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तल, टाप, अण, डीप। ग्रामता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, दध्यत्र, इस पद में कौन सी संधि है? यण, दीर्घ, विसर्ग, गुण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यण संधि प्रयुक्त हुई है। इको यणच इसका सूत्र होता है। कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है, तो आपको सूत्र भी सभी संधियों का संस्कृत में याद होना चाहिए, हिंदी में होते ही नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। आ जाते हैं हमारे हिंदी वाले पोर्शन पे। तो प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह क्या है? यानी कि जिसमें तीनों शब्द में प्र उपसर्ग लगा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे तो प्रति लगा है, हम देख रहे हैं, एक ही देखा वहीं पे समझ गए। यहाँ पे भी प्रति लगा है, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रसाद अपने आप में एक पूरा शब्द है ना, अलग अलग से नहीं, प्र और साद अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। प्रभाव, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, तीनों में प्र उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। तो यहाँ पे ये 4 लाइन का एक ठो आपका कह सकते हैं पद्यांश दिया हुआ है। प्रश्न देखिएगा, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता है तो क्या होता? रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, रत्न स्वयं प्रकाशयुक्त हो उठते। तो यहाँ पे कवि के अनुसार इस लाइन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होता है। इनका मानना है कि अगर भाग्यवादी से पूछो कि अगर विधि अंक ही प्रबल है तो धरती जो है वो स्वयं ही रत्न उगल देती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? चित्रण के साथ आप इनमें से क्या एक ही प्रयोग नहीं कर सकते या सही नहीं बैठेगा? मनोहारी, सौंदर्य, कलात्मक, सुंदर।
तो सौंदर्य जो है ये चित्रण के साथ नहीं आएगा, बाकी बहुत ही मनोहारी चित्र है, कलात्मक चित्र है, सुंदर चित्र है, ये सभी हम यूज़ करते हैं। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। अब यहाँ पे ये जो तो आया है ये क्या है? निपात है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? अच्छा प्रश्न। तो ये जो है ये निपात है। निपात होते क्या है? बेसिकली निपात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, किसी भी वाक्य में आते हैं तो एक विशेष बल प्रकट कर देते हैं, बल देने लगते हैं। अब जैसे यहाँ पे इस सवाल का जवाब कोई भी शिक्षक दे सकता है, हम ये भी बोल सकते थे, लेकिन इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें बल आ गया। तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, नॉर्मल है, तुम्हें तो ये पढ़ना ही चाहिए, ही, तो, भी, ये सब जुड़ जाता है। तुम भी यहाँ हो, तुम यहाँ हो, तुम भी यहाँ हो, तुम भी इसमें शामिल हो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बल स्पेशली प्रयोग डालते हैं, भार आ जाता है कहीं ना कहीं एक हमारे सेंटेंस में, ये शब्द निपात कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जवाब, सवाल, पियानो, बातचीत। स्त्रीलिंग शब्द, पियानो बज रहा था, जवाब गलत है, जवाब गलत हो गया। सवाल अच्छा है, बातचीत हो रही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह से हमने पता लगा लिया। देखिए, चलिए देखेंगे। महत्वपूर्ण शब्द क्या है? विकारी है, यौगिक है, रूढ़ है या फिर योग रूढ़ है? महत्व और पूर्ण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों को अलग अलग भी किया जा सकता है क्योंकि, तो यौगिक हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सीधी रीढ़ का क्या अर्थ है? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी होना, आत्मनिर्भर होना या सीधी बात कहना? सीधी रीढ़ का अर्थ होता है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्या करता है? भाषा को क्लिष्ट बनाता है, भाषा की शोभा बढ़ाता है, प्रभावी भाषा का निर्माण करता है या अनिवार्य है? तो ये प्रभावी भाषा का निर्माण करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शक्तिशाली की विजय, इसका अर्थ ये निकले, शक्तिशाली की विजय निकले, ऐसी कौन सी इसमें से लोकोक्ति है? एकता में बल है, अपना हाथ जगन्नाथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। तो सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? अच्छा प्रश्न है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, फिर उसके बाद कोड दिया है, ध्यान दीजिएगा। कोड में से आपको आंसर अपना फाइंड आउट करना है। देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। देवनागरी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी में वर्णों की संख्या रोमन लिपि से कम है। अब देख लीजिएगा ऑप्शंस में, पहला दूसरा सही है या फिर आपका तीसरा और चौथा सही है, पहला तीसरा सही है या फिर पहला दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये बात सही है। देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की भी क्षमता है, ये भी बात सही है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये दोनों ऑप्शंस तो सही है, लेकिन ये दाईं से बाईं ओर नहीं लिखी जाती, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, और वर्णों की संख्या निश्चित रूप से रोमन लिपि से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। सो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।